दूरियां, बाप बेटे के रिश्ते में दरार क्यों आया। नेहा बेटा, ज़रा ड्राइंग रूम की स्टैंड टेबल पर रखी मैगजीन देना, पढ़ूंगा तो थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। उमा शंकर ने अपने कमरे से आवाज़ लगाई। आराम कुर्सी पर वे लगभग लेटे ही हुए थे और खुद उठकर बाहर जाने का उनका मन नहीं हुआ। पता नहीं क्यों आज इतनी उदासी हावी है। खालीपन तो पत्नी के जाने के बाद से उनके अंदर समा चुका है, पर कट गई थी जिंदगी बच्चों को पालते हुए। शांता की तस्वीर की ओर उन्होंने देखा। बाहर ड्राइंग रूम में लगी गई थी। उन्होंने वे तस्वीर उसे अपने पास रखना चाहते थे, वैसे ही जैसे इस कमरे में वे उनके साथ रहा करती थीं। जाने से पहले नेहा तो उनकी एक आवाज़ पर बचपन से ही दौड़ दौड़ कर काम करने की आदी है। शांता के गुजर जाने के बाद वे उन पर ही पूरी तरह से निर्भर हो गए थे। बेटा तो शुरू से ही उनसे दूर रहा था, पहले पढ़ाई के कारण हॉस्टल में और फिर बाद में नौकरी के कारण दूसरे शहर में। एक सहज रिश्ता, ये कहें कंफर्ट लेवल उसके साथ बन नहीं पाया था। हालांकि वे जब भी आता था पापा की हर चीज़ का ख्याल रखता था, ज़रूरत की चीज़ें जुटा कर जाता था ताकि पापा और नेहा को कोई परेशानी ना हो। बेटे ने जब भी उनके पास आना चाहा, न जाने क्यों वे एक कदम पीछे हट जाते थे। एक अबूझ सी दीवार खींच दी थी उन्होंने। किसी शिकायत या नाराज़गी की वजह से ऐसा नहीं था और कारण वे खुद भी समझ नहीं पाए थे, और ना ही बेटा शांता की मौत की वजह वे नहीं था। फिर भी उन्हें लगता था कि अगर वे उन छुट्टियों में घर आ जाता तो शांता कुछ दिन और जी लेती। हॉस्टल में फुटबॉल खेलते हुए उसके पाँव में फ्रैक्चर हो गया था और उसके लिए यात्रा करना असंभव सा था। छोटे ही तो था, छठी क्लास में घर से दूर था, इसीलिए चोट लगने पर घबरा गया था। बराबर उसे बुखार आ रहा था और अकेले भेजना संभव नहीं था, और उमा शंकर शांता को ऐसी हालत में नन्ही नेहा के भरोसे उसे लेने भी नहीं जा सकते थे। ये मलाल भी उन्हें हमेशा सताता रहा कि काश वे चले जाते तो माँ जाते जाते अपने बेटे को देख तो लेती। वे 2 साल से कैंसर से जूझ रही थी। तभी तो तरुण को हॉस्टल भेजने का निर्णय लिया गया था। यही तय हुआ था कि 2 साल बाद जब नेहा 5वीं जमात में आ जाएगी उसे भी हॉस्टल भेज देंगे। आखिरी दिनों में नेहा को सीने से चिपकाए शांता तरुण को ही याद करती रहती थी। तरुण ने भी बड़े होने के बाद नेहा से कहा था, पापा मुझे लेने आ जाते या किसी को भेज देते तो मैं माँ से मिल तो लेता। नेहा जो समय से पहले ही बड़ी हो गई थी, इस पर्यावरण से हमेशा बचने की ही कोशिश करती थी। बेकार में दुख को और क्यों बढ़ाया जाए। किसी की गलती थी, किसी ने क्या नहीं किया, इसी पर अगर अटके रहोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। माँ को तो जाना ही था। दोष देने और खुद को दोषी मानना फिजूल है। तभी से वे उन दोनों के बीच की कड़ी बन गई थी, चाहे अनचाहे पापा को लेकर। हालांकि तरुण ने कभी भी विरोधात्मक रवैया नहीं रखा था और ना ही नेहा को लेकर कोई द्वेष था मन में। भाई बहन में खूब प्यार था और एक सहज रिश्ता भी। रूठा नाम नन्हा, लड़ाई झगड़ा और
अपनी बातें शेयर करना जैसे कि आम भाई बहन के बीच होता है, लेकिन पापा और भाई की यही कोशिश रहती कि उसके द्वारा एक दूसरे तक बात पहुंच जाए। ये कहना गलत ना होगा कि नेहा पापा और भाई के बीच एक सेतु का काम करती थी। उसके माध्यम से अपनी अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाना उन दोनों को ही आसान लगता था। कभी कभी नेहा को लगता था कि उसकी वजह से ही पिता पुत्र दो किनारों पर छिटके रहे। वे ऐसी नदी बन गए जिसकी लहरें दोनों किनारों पर जाकर बहाव को यहाँ वहाँ ढकेलती रहती हैं, लेकिन दोनों किनारों के बहाव को चाहकर भी आपस में एक कर पाने में असमर्थ रही हैं। बचपन की बात अलग है, तब उसे उन दोनों के बीच माध्यम बनने में बहुत आनंद आता था। लगता था कि वे बहुत समझदार है। माँ भी बहुत हंसा करती थी कि देखो चुटकी को बड़ा बनने में कितना आनंद आता है। अरे अभी से क्यों इन पचड़ों में पड़ती है, बड़े होने पर तो जिम्मेदारियों के भारी भारी बोझ उठाने ही पड़ते हैं, वे अक्सर कहती। लेकिन उसे तो पापा और भाई दोनों पर रोब झाड़ने में बहुत मज़ा आता था। पर अब जिंदगी और रिश्तों के मर्म को समझने के बाद उसे एहसास हो चुका था कि उसका माध्यम बने रहना कितना गलत है। दूरियां तभी खत्म होंगी जब वे बीच में नहीं होगी, पर उसके बिना जीने की कल्पना दोनों ही नहीं करना चाहते थे। नदी बस निवाधिनी बहती रहे तो रिश्ता रितेगा नहीं, सूखेगा नहीं। आवाज़ लगाने के बाद उमा शंकर को अपनी भूल का एहसास हुआ। नेहा तो अब है ही नहीं यहाँ, ये लीजिए पापा जी। अनुभा ने जैसे ही उनकी आवाज़ सुनी, मैगज़ीन लेकर तुरंत उनके कमरे में उपस्थित हो गई। पापा जी और कुछ चाहिए? उसने बहुत ही शालीनता से पूछा। नहीं, कुछ चाहिए होगा तो खुद ले लूँगा। भूल गया था पल भर को कि नेहा नहीं है। तिरस्कार, कूटता क्रोध, मिश्रित विश्वर और चेहरे पर फैली कठोरता, इस तरह की प्रतिक्रिया और व्यवहार की अनुभा को आदत हो गई है। अब पापा उससे सीधे मुंह बात नहीं करते। कोई बात नहीं, पर वे अपना फ़र्ज़ निभाने में कभी पीछे नहीं हटती। अनुभा समझती है कि नेहा की कमी उन्हें खलती है, इसीलिए बहुत घृणा रहने लगे हैं। आखिरी बरसों से नेहा पर निर्भर रहे हैं। वे उनकी हर आदत से परिचित है, जानती है कि उन्हें कब क्या चाहिए। रिटायर होने के बाद से तो वे छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा ही उखड़ने लगे हैं। शुरुआत में अनुभा को बुरा लगता था, पर अब नहीं। शादी हुई 1.5 साल ही हुए हैं और 1 साल से नेहा यहाँ नहीं है। पता नहीं क्यों दूसरे शहर की नौकरी को उसने प्राथमिकता दी, जबकि यहाँ भी ऑफर थे उसके पास नौकरी के। कुछ तो वे इसकी वजह समझती थी। नेहा कोई भी फैसला बिना सोचे समझे नहीं करती थी। अनुभा ने तब मन ही मन उसे सराहा भी था, पर उसके जाने की बात वे सहम भी गई थी। कैसे संभालेगी वे घर को? पिता पुत्र के बीच पसरे ठंडेपन को कितने कम शब्दों में संवादना होता है। बाप रे, वे तो अपने पापा से इतनी बातें करती थी कि सब उसे चैटर बॉक्स कहते हैं। उसका भाई भी तो पापा से ही चिपका रहता है और माँ दिखावटी गुस्सा करती है कि माँ से तो तुम दोनों को कोई लगाव ही नहीं है।
पर भीतर ही भीतर बहुत खुशी महसूस करती है। बच्चों का पिता से लगाव होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि माँ से प्यार और आत्मीयता का संबंध सहज और स्वाभाविक ही होता है। उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ते। उस पर ठहरी वह एक विजेता लड़की। बेटे ने लव मैरिज की ये बात भी पापा को बहुत खटकती है। अनुभा जानती है वे तो नेहा ने स्थिति को संभाल लिया था, वरना तरुण उसे लेकर अलग हो जाने पर आमादा हो गया था। दोनों के बीच सेतु बन रिश्तों पर किसी तरह पाबंद लगा दिया था। अनुभा भी शादी के बाद नेहा पर बिल्कुल निर्भर थी। नंद भाभी से ज़्यादा उनके बीच दोस्ती का रिश्ता अधिक था। जब उसने तरुण से शादी करने का फैसला लिया था तो माँ ने मन ही मन आशंकाएं थी। इतने समय से नेहा ही घर संभालती आ रही है, पूरा राज है उसका, कहीं वे तुम्हें तुम्हारे अधिकारों से वंचित ना कर दे। तरुण भी तो उसकी कोई बात नहीं टालता है, जबकि है उससे छोटी, कहीं सास बनने की कोशिश ना करे। संभाल कर रहना और अपने अधिकार ना छोड़ना। कुंवारी नंद वैसे भी जी का जंजाल होती है। अनुभा को ना तो अपने अधिकार पाने के लिए लड़ना पड़ा और ना ही उसे लगा कि नेहा निरंकुश शासन करना चाहती है। हनीमून से जब वे लौट कर आए थे और सहमे कदमों से जब अनुभा ने रसोई में कदम रखा था तो घर की चाबियों का गुच्छा उसे थमाते हुए नेहा ने कहा था, भाभी संभालो अपना घर, बहुत निभा ली मैंने जिम्मेदारियों, थोड़ा मैं भी जी लूँ। तरुण को पापा को जैसे चाहे संभालो, पर मुझे मुक्ति दे दो। आपकी सहायता करने को हमेशा तत्पर रहूँगी। ऐसे टिप्स भी दूंगी जिनसे आप दो मसाइलों से निपट भी लेंगी। बचपन से बड़े पैतरे अपनाने पड़े हैं तो सब दिमाग में रजिस्टर्ड हो चुके हैं। सब आपको दे दूंगी ताकि मेरा दिमाग खाली हो और उसमें कुछ नई और फैशन चीज़ें भरें। मुस्कुराते हुए जिस अंदाज से नेहा ने कहा था, उससे अनुभा को जहां हंसी आ गई थी वही सारा भय भी दूर हो गया था। नाहक ही कुंवारी नंदों को बदनाम किया जाता है। उनसे अच्छी सहेली और कौन हो सकती है। ससुराल में उसके बाद नेहा ने जैसे एक बैक सीट ले ली थी और अनुभा ने मोर्चा संभाल लिया था। पापा को अनुभा को दिल से स्वीकारने और बेटी जैसा सम्मान व स्नेह मिलने के लिए नेहा को यही सही लगा था कि वे एक दूरी बना ले। इससे नेहा पर पापा की निर्भरता कम होगी, साथ ही अनुभा को वे समझ पाएंगे और तरुण को भी सेतु नहीं होगा तो खुद ही संवाद स्थापित करना होगा उन दोनों को। भाभी आप उन दोनों के बीच सेतु बनने की गलती मत करना। आपको बहुत कुछ नज़रअंदाज करना होगा। बेशक इन लोगों को लगे कि आप उनकी अपेक्षा कर रही हैं, नेहा ने कहा था तो अनुभा ने उसका माथा चूम लिया था। 2-3 साल ही तो छोड़ उससे, पर एक ठोस संभाल उसे भी चाहिए होता ही होगा। लाओ तुम्हारे बालों में तेल लगा देती हूँ, अनुभा ने कहा था तो नेहा झट से अपने लंबे बालों को खोलकर फर्श पर बैठ गई थी। कोई पैम्पर करे तो कितना अच्छा लगता है। तब अनुभा ने
उसे अपनी गोद में लिटा लिया था। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी पसंद आई होगी। आप लोगों की इस स्टोरी को लेकर क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल वानी वॉइस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।